करेंगे गुरुग्राम में क्या कुछ कह रहे हैं। 100 बेड के अस्पताल का मात्र शिलान्यास का ये अवसर नहीं है। वास्तव में तो ये जो श्रम शक्ति है, बहुत बड़ा एक वर्ग हमारा ये है। श्रम शक्ति अगर मैं कहूं कि विश्व के निर्माता के नाते से किसी की सबसे बड़ी भागीदारी है तो हमारी श्रम शक्ति से है। सुई से जहाज तक बनाने में, निर्माण करने में इस श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इस श्रम शक्ति के खुशहाली के लिए, इसकी हर प्रकार की चिंता करने के लिए आखिर तो सरकारी व्यवस्था को आगे आना होता है। तो आज ये 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, इसके शिलान्यास का मतलब इस श्रम शक्ति का विश्वास जगाना है कि हमारी भी चिंता पूरे प्रकार से होगी, चाहे वो केंद्र सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, चाहे हरियाणा सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, सभी को इन चीज़ों के लिए और हम लोग तैयार रखते हैं कि समाज का वो वर्ग जो किन्हीं कारणों से कठिनाइयां अपने जीवन यापन को चलाने के लिए महसूस करते हैं, हर प्रकार का लाभ उनको मिलना चाहिए। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम जरूर करेंगे। मानेसर का ये इंडस्ट्रियल हब है। इस हब में यहाँ की मांग भी है, यहाँ की जरूरत भी है, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री जी का कि जिन्होंने इस हॉस्पिटल को न केवल यहाँ बल्कि पूरे देश भर के लिए, केवल श्रम शक्ति के लिए ही हमारे अस्पताल उपलब्ध रहेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि आसपास की जनता, इनके लिए भी इसका उपयोग ये होना चाहिए। इस अवसर पर आज पूर्व वक्ताओं ने विभाग से संबंधित, आवश्यकताओं से संबंधित बहुत सी बातें रखी हैं, और सभी पूर्व वक्ताओं की बातों का जो अंत में हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने, श्री भूपेंद्र यादव जी ने जिस प्रकार से सहज तरीके से उनके ऊपर अमल करने का भरोसा हमको दिलाया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब सबसे आखिरी जो वक्ता होता है उसकी कठिनाई होती है कि जो कुछ कहना होता है, सभी 7-8 जब पूर्व वक्ता हो जाए तो सब कह चुके होते हैं और कुछ कहने के लिए नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो अभी तक बातें कही गई हैं वो सब पूरी होती हैं तो हमारे स्थानीय लोगों को, श्रम शक्ति को एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि उद्योग और उद्योग के साथ श्रम शक्ति ये हमारे विकास का एक द्योतक है। जितना उद्योग ज्यादा लगेगा उतना लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार से तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर गुरुग्राम में अस्पताल का शिलान्यास करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि तमाम जनता। तो स्किलिंग का यानी एक विभाग भी बनाया गया है केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में भी। साथ में हमने श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, एक पहला हमारा प्रदेश है जिसने एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी बना दी है। उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हजारों ऐसे नौजवान कौशल आगे बढ़ करके और अपना जीवन यापन करने के लिए चाहे स्वयं का काम करेंगे और चाहे कहीं प्राइवेट नौकरी करेंगे, उससे उनके रोजगार के अवसर खुलते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो हमने काम किया कि जो उद्योग हैं, उन उद्योगों में हमारे प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको काम करने का मौका मिले, इसके लिए हमने 75% जो आरक्षण का प्रावधान ये उनके लिए किया है। इसमें ये ठीक है कि प्रारंभ में कुछ बातें ऐसी आई जिसके कारण से लोगों ने इस पर ऐतराज जताया। अभी ये केस कोर्ट में भी चला गया है, लेकिन हमारा हेतु ये है कि आखिर इंडस्ट्री, उद्योग प्रदेश में लगता है तो उसमें प्रदेश के युवकों को काम करने का अवसर अधिक मिलना चाहिए। आखिर रोजगार देना, किसी को काम में लगाना, ये प्रदेश की जिम्मेवारी है। तो अपनी जिम्मेवारी के नाते से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग
रोजगार आगे बढ़े, इसकी चिंता कर रहे हैं। जो रोजगार प्राप्त करते हैं उनकी आय अच्छी हो, उनको साधन अच्छे मिले, इसके लिए लगातार हम लोग अपने कानूनों में भी परिवर्तन करते हैं। अभी लेबर लॉज की बात आई, न्यूनतम वेतन की बात आई, ये भी हमने प्रदेश में जो मजदूर हित में है, श्रमिक हित में है, लेबर हित में है, उस नाते से उनके सारे प्रावधान किए हैं। केवल लेबर ही नहीं, तो प्रदेश के अंदर जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, परिवार हैं, इन परिवारों का सबकी चिंता करने का एक संकल्प हमने लिया है। और उसमें जिसको कहना चाहिए लो इनकम ग्रुप, जिसको यानी बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कहते हैं, तो उस बीपीएल की परिभाषा भी हमने बदली है। एक समय बीपीएल की आय का पैमाना 1,20,000 रुपये वार्षिक होता था, हमने उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपया कर दिया है कि अब 1,80,000 से नीचे की आय वाले सभी बीपीएल होंगे। और इन बीपीएल के परिवारों में कोई ना कोई एक काम करने वाला व्यक्ति, उसकी ट्रेनिंग कराएंगे, उसको लोन लेके देंगे ताकि उसका आर्थिक स्तर जो है वो ऊंचा उठे। प्राइवेट उद्योग में जाएगा और सरकारी उद्योग भी, सरकारी नौकरियां भी हमने खुले रूप से, यानी जिसको कहना चाहिए मिशन मेरिट, एक योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम भी इसलिए किया कि जो लोग यानी नौकरी पाते समय अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी नंबर नहीं आता था, उनको पीड़ा बहुत होती थी। ये जो पर्ची और खर्ची का सिस्टम, ये हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। और बंद करने के साथ ही आज पढ़ाई करने वाले युवक, उन युवकों को और प्राथमिकता मिलती है। हर गरीब हो या अमीर हो, उसका बच्चा, उसको पढ़ने के अवसर अच्छे मिले। हमारी श्रम शक्ति, इनके जो बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई के लिए, जैसा हमारे मंत्री जी ने बताया है कि बच्चों के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने तक का भी इन्होंने प्रावधान सोचा है। अगर यहाँ कल को नर्सिंग कॉलेज खुलता है तो हमारे इन श्रमिक परिवारों से भी बच्चियां वो नर्सिंग के कोर्स में वहां जाए, इसका भी प्रावधान हम करते हैं। पढ़ाई के लिए आर्थिक तौर पर किसी को कठिनाई ना आए, कहीं भी किसी भी उच्च स्तर के शिक्षण संस्थान में कोई बालक, नौजवान पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, खास करके गरीब परिवारों की, उन पढ़ाई की व्यवस्था में यदि बैंक से लोन भी लेना पड़ता है तो उसका जो ब्याज है वो भी सरकार पे करती है, उसकी गारंटी जो है वो भी सरकार देती है। और कुल मिलाकर इन सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, उसमें एक बड़ी व्यवस्था है, वो है परिवारों की पहचान, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, जिसका उल्लेख हमारे वथवाल जी कर रहे थे। मैं उस विषय पर भी थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसे रजिस्ट्रेशन जो व्यक्ति के हिसाब से, उनके रोजगार के हिसाब से किए जाते हैं, वो अलग अलग विभागों के जितने रजिस्ट्रेशन हैं, जैसा हमें बताया गया कि हरियाणा में श्रम शक्ति पोर्टल पर 50 लाख लोग वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमारा जो श्रम विभाग है, उस श्रम विभाग का, यानी हरियाणा का जो प्रदेश का पोर्टल है श्रम विभाग का, उसमें 27 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के भी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन उसमें नहीं होगा, लेकिन इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके, और केंद्र में भी जितने पोर्टल हैं उनके साथ जोड़ करके हर किसी को उसका लाभ मिले। कोई व्यक्ति ऐसा रह ना जाए जिसको उसका लाभ नहीं मिला है। जितनी प्रकार की योजनाएं हैं, चाहे हमारे श्रम विभाग की हैं, चाहे सरकार के नाते से हैं, सब योजनाओं का लाभ जो हर व्यक्ति को और परिवार को मिलना चाहिए। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो योजनाएं अभी तो सरकारें बनाती हैं, उन योजनाओं को प्रकाशित करते हैं, उनको अखबार में डाल देते हैं, टीवी में आती हैं, हम सुन लेते हैं, फिर हम कहते हैं इसको आप प्राप्त करने के लिए आइए, सरकार के पास आइए, अप्लाई करिए, रजिस्टर करिए, एप्लीकेशन दीजिए। हमने कहा ये भी इससे एक कदम आगे बढ़ करके हम उस परिवार पहचान पत्र में यदि कोई व्यक्ति किसी योजना के लाभ उठाने का पात्र व्यक्ति है, वो नहीं भी आया है, तो उसके घर जाकर के उस परिवार को सहायता देने का काम सरकार करेगी। तो इस नाते से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम ये चला रहे हैं, जिसमें चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य के नाते है। अब स्वास्थ्य के विषय में आयुष्मान कार्ड, ये आयुष्मान हेल्थ कार्ड जो है, अभी SCCC डाटा, ये जो वहां से जितने लोग रजिस्टर हुए हैं उन्हीं का आयुष्मान भारत का जो कार्ड बनता है। मैं आज ही मंत्री जी को कह रहा था कि हमको एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि हम इसका अपना शर्तें बदल रहे हैं कि 50 किलोमीटर की दूरी के बजाय हम उसमें IPs की स्ट्रेंथ कितनी है, संख्या कितनी है, उस हिसाब से भी इसका
एक प्रावधान करेंगे और उस अनुसार निश्चित रूप से गुरुग्राम में भी एक अलग से ईएसआई का 500 बेड का हॉस्पिटल, ये उसमें एक प्रकार से उसकी बनता है स्थान, तो वहाँ के लिए भी आप ज़रूर मंजूर करें कि एक 500 बेड का अस्पताल वहाँ बने। और जहाँ जहाँ हरियाणा में हमने अन्य ईएसआई हॉस्पिटल की बात कही है, चाहे वो करनाल में कही है, रोहतक कही है, हिसार कही है, जिन स्थानों पर श्रमिक बड़ी संख्या में रहते हैं उन सब स्थानों पर या तो ईएसआई के हॉस्पिटल बनने चाहिए, नहीं तो 5 डॉक्टर डिस्पेंसरी बननी चाहिए, 2 डॉक्टर डिस्पेंसरी बननी चाहिए। अधिक स्थानों के ऊपर ये बनेंगे तो हमारा जो श्रमिक वर्ग है इसको इसमें सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी। आप इस अवसर पर आकर के स्वयं आपने इसका शिलान्यास का एक प्रकार से किया है इस अस्पताल का, आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। आपके साथ साथ हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर जी, श्री दुष्यंत चौटाला जी, श्री अनूप धानक जी, हमारे यहाँ के दोनों विधायक, हमारे अधिकारीगण, सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।